हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन ऑफ द फिजिक्स। ओके, आज हम पहले देखेंगे मिरर के सामने अगर ग्लास स्लैब रखते हैं, मिरर के सामने एक ग्लास स्लैब रखते हैं सर्टेन थिकनेस सर्टेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो इमेज डिस्टेंस कितना बनता है। ओके, सो क्वेश्चन इज लाइक दिस, सो दिस इज अ concave mirror and this concave mirror has a focal length of 10 centimeter 10 centimeter का focal length है। This is the axis, this is the pole, and one object is placed at a distance of 32 centimeter. Okay, so that is the given in the question. So question is like this: object is here at a distance of 32 centimeter from the mirror, and a glass slab is placed between object and the mirror. It has thickness of 6 centimeter and refractive index mu is equal to 3/2 ऐसा दिया गया है। So we want to calculate the image distance. Okay, image distance हमें कैलकुलेट करना है। तो image distance कैसे कैलकुलेट करना है, देखिए अभी मिरर के सामने ऑब्जेक्ट है एंड मिरर एंड ऑब्जेक्ट के बीच में ग्लास स्लैब है। तो ये ग्लास स्लैब क्या करेगी, इस ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करेगी। ओके, सो शिफ्ट ऑफ द कन्वर्जेंट बीम और डाइवर्जेंट बीम लास्ट के लेक्चर में हमने देखा था। ओके, देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है मिरर के लिए 32 सेंटीमीटर पर नहीं रहेगा ड्यू टू दिस ग्लास स्लैब। ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। और कौन से डायरेक्शन में वो शिफ्ट होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ रेज। जिस डायरेक्शन में जाते हैं उसी डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, शिफ्ट होता है। तो पहले यहाँ पे शिफ्ट ड्यू टू ग्लास स्लैब निकालेंगे, शिफ्ट ड्यू टू ग्लास स्लैब, शिफ्ट ड्यू टू ग्लास स्लैब। ये शिफ्ट ड्यू टू ग्लास स्लैब कैसे निकालते हैं, T इन ब्रैकेट 1 minus 1 by mu। So this is the formula for the shift due to the glass slab। तो यहाँ पे ग्लास स्लैब का थिकनेस है 6 इन ब्रैकेट 1 minus 1 डिवाइडेड बाय इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 3/2 है, 3/2। सो 6 इन ब्रैकेट 1 minus, ओके, 3/2 का 2/3 हो जाएगा एंड देयरफॉर शिफ्ट विल बी इक्वल टू 6 in bracket 1 minus 2/3, that is 1/3, and therefore this is coming to be 2 centimeter. Okay, so object will shift by 2 centimeter and object से निकलने वाले रेज इस डायरेक्शन में जाएंगे ना, इस तरह से जाएंगे। देखिए ये डायग्राम भी मैं निकालता हूँ थोड़ा सा, शिफ्ट क्यों होता है देखिए, और किस डायरेक्शन में होगा देखिए। अभी ऑब्जेक्ट से निकलने वाले दो रेज, वन इज अलोंग द एक्सिस, ये तो एज डी स्ट्रेट जाएगा, एंड ऊपर जाने वाला रेज क्या हो जाएगा, इनिशियली इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल एंड देन इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, एंड इस तरह से मिरर पर इंसिडेंट होगा। सो फॉर द मिरर, सो दिस इंसिडेंट रे इज नॉट कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, इट अपियर्स टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, सो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ड्यू टू दिस ग्लास स्लैब अंदर शिफ्ट हो जाएगा, और कितने अमाउंट से शिफ्ट हो जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर से अंदर शिफ्ट हो जाएगा। करेक्ट है ना, कंसीडर द रे व्हिच इज मूविंग टुवर्ड्स द मिरर। ओके, सो इस तरह से इधर तक जाएगा, ग्लास स्लैब पर इंसिडेंट हो जाएगा, इंसिडेंट होने के बाद इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, इट विल पास थ्रू द ग्लास स्लैब एंड अगेन इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ओके, so this will be the final incident ray on the mirror, and ये जो रे है incident ray on the mirror, it appears to come from this point, not from the original position. Okay, so this is the apparent position of the object for the mirror. Okay, so mirror के लिए object position कौन सा लेना है, O नहीं लेना है, O dash लेना है, and ये O dash O to O dash डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर के लिए कितना लेना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताइए, हाउ मच डिस्टेंस लेना पड़ेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये कितना डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से कितना है, 32 है, उससे -2 करना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स मिरर बाय 2 सेंटीमीटर। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेना पड़ेगा 30, टोटल 32 है, 32 - 2 मतलब 30, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, फोकल लेंथ दिया गया है 10 सेंटीमीटर। सो फ्रॉम दिस वी कैन कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस नाउ बाय यूजिंग द मिरर फॉर्मूला। अभी मिरर फॉर्मूला क्या है देखिए, 1/f = 1/v
प्लस 1 बाय यू। तो यहाँ पे फोकल लेंथ -10 नेगेटिव, उसके बाद इमेज डिस्टेंस भी इमेज LHS को ही बनेगा, ठीक है। इमेज विल फॉर्म टू द LHS एंड देयरफॉर इट इज -v प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा हम माइनस में ही लेते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ इज सॉरी फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ इज 10 सॉरी एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30, ठीक है। तो माइनस 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 साइन गेट कैंसल, तो यहाँ पे 1/10 ओके माइनस 1/30 हो जाएगा, क्योंकि दिस इज प्लस दिस इज प्लस दिस इज प्लस, नाउ ये प्लस हो जाएगा। 1/30 LHS को लेके आने के बाद 1/10 माइनस 1/30, सो 30 ये 1/10 को 3/30 कंसिडर कर सकता हूँ। 3/30 माइनस 1/30 दैट इज 2/30 will be 1/v, okay, and therefore v will be equal to 15 centimeter, okay, so 1/v is equal to 1/15, so v will be equal to 15 centimeter। तो इमेज डिस्टेंस बनेगा 15 सेंटीमीटर पर, करेक्ट है ना। अगर ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पर है तो इमेज बनेगा 15 सेंटीमीटर, लेकिन ये 15 सेंटीमीटर कब बनेगा, यहाँ पे ग्लास स्लैब नहीं है तो, बीच में ग्लास स्लैब नहीं है तो। अभी क्या हो जाएगा, यहां से जो रिफ्लेक्टेड रे आ जाएगा इस तरह से, reflected ray will be like this, reflected ray is going to decide the image position, reflected ray क्या करेगा, image position decide करेगा। अब ये reflected ray भी क्या हो जाएगा, इस glass lens से पास हो जाएगा, initially it will bend towards normal and then away from normal like this, and therefore due to this glass slab once again क्या हो जाएगा, image distance 15 पर नहीं बनेगा, ये image क्या हो जाएगा, due to glass slab 2 सेंटीमीटर से लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएगा, एंड देयरफॉर फाइनल इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए फाइनल इमेज डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 15 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, बिकॉज शिफ्ट ऑफ द divergent beam or convergent beam is in the direction of the rays, okay, rays के डायरेक्शन में शिफ्ट हमेशा होता है, okay, so reflected rays are moving away from the mirror, therefore image position will be shifted away from the mirror, और कितने अमाउंट से शिफ्ट होगा, 2 सेंटीमीटर से शिफ्ट होगा, okay, so actual image distance अगर 15 आ रहा है तो 15 plus 2 कितना हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। so any doubt in this case, कुछ डाउट नहीं है ना इसमें, एनी डाउट, कुछ भी डाउट है तो पूछिए इसमें, ओके। मतलब यहाँ पे क्या करना है, देखिए मिरर, फाइनली एक बार रिवीजन लेता हूं इस प्रॉब्लम का। इस प्रॉब्लम में ध्यान किसका रखना है, देखिए मिरर एंड ऑब्जेक्ट के बीच में ग्लास स्लैब आता है, तो क्या करना है, पहले आपको शिफ्ट निकालना पड़ेगा, शिफ्ट ड्यू टू ग्लास स्लैब, ओके। जो शिफ्ट आएगा ना, उस अमाउंट से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम करना पड़ेगा पहले, ओके। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 32 है तो 30 लेना पड़ेगा, 62 है तो 60 लेना पड़ेगा। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या करो, कम करो, बाय हाउ मच अमाउंट, बाय द अमाउंट इक्वल टू द शिफ्ट, ओके। वो नया वाला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर फार्मूला में यूज करना है, एंड बाय यूजिंग दैट हमें इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इमेज डिस्टेंस निकालने के बाद फिर एक बार क्या करना है, इमेज डिस्टेंस में हमें फिर एक बार वो शिफ्ट ऐड करना है। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से शिफ्ट को घटाना है, एंड फाइनल इमेज डिस्टेंस आने जो भी आएगा उसमें क्या करना है, शिफ्ट ऐड करना है। यही इस प्रॉब्लम में आपको ध्यान रखना है, ओके, ठीक है। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट हम स्टडी करेंगे, दैट इज लैटरल शिफ्ट ड्यू टू द ग्लास स्लैब। लैटरल शिफ्ट ड्यू टू ग्लास स्लैब, lateral shift due to the glass slab। अभी lateral shift due to glass slab क्या होता है, देखिए suppose there is a glass slab like this, okay, so this is a glass slab and a ray is incident obliquely, on this glass slab, suppose like this, the ray is incident obliquely on this glass slab। अभी इसका पाथ किस तरह से आ जाएगा, देखिए this is the normal, now the ray is traveling from, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे ग्लास है,
The ray is traveling from rarer medium to the denser medium, and therefore it will bend towards normal. It will bend initially towards normal, and once again at this point refraction will take place. यहाँ पे फिर एक बार रिफ्रैक्शन हो जाएगा, and now the ray is moving from denser medium to rarer medium at this point, denser to rarer medium, and therefore once again it will move away from, so this is the original path, it will move away from the normal, and finally the emergent ray will go like this. Emergent ray will go like this. Now यहाँ पे देखिए ये जो emergent रहेगा, emergent ray जो रहेगा, this ray is parallel to incident ray रहेगा. Okay, this emergent ray will be parallel to incident ray, but it is slightly shifted. ये शिफ्ट हो गया है. दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन ना. अगर यहाँ पे ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये रे इस डायरेक्शन में ट्रैवल करता था, इन दिस डायरेक्शन. इन एब्सेंस ऑफ ग्लास स्लैब द पाथ विल बी लाइक दिस, बट ड्यू टू ग्लास स्लैब नाउ पाथ हैज बिकम लाइक दिस. सो व्हाट हैज हैपेंड हियर, द पाथ ऑफ द रे हैज शिफ्टेड बाय दिस अमाउंट, बाय दिस मच अमाउंट. ओके, इसको बोलते हैं लैटरल शिफ्ट. ओके, तो लैटरल शिफ्ट हमें कैलकुलेट करना है. लैटरल शिफ्ट x जो है ये यहाँ पे भी हम दिखा सकते हैं. दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल. यहाँ पे लैटरल शिफ्ट आपका आ जाएगा. ये शिफ्ट कितना है, या इसका फॉर्मूला हमें अभी निकालना है. लैटरल शिफ्ट देखिए इसका फॉर्मूला किस तरह से आ जाएगा. नाउ हाउ मच इज दिस एंगल. इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल रहता है उसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस. दिस इज I. ओके, उसके बाद दिस इज द नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल. ओके, यहां पे जो एंगल है इस एंगल को क्या बोलूंगा मैं, यहां पे जो एंगल दिखा है दिस इज रिफ्रैक्टेड रे ना, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज द नॉर्मल. उसको बोलूंगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R. ओके, सो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R. तो ये एंगल कितना बन जाएगा, इस एंगल को एक्चुअली क्या बोलते हैं बताइए, इस एंगल को क्या बोलते हैं, कौन सा एंगल बोलते हैं. दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन, दिस इज द फाइनल डायरेक्शन. सो एंगल थ्रू व्हिच इंसिडेंट रे चेंजेस इट्स डायरेक्शन, उसको क्या बोलते हैं, एक्चुअली एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं. ये एंगल ऑफ डेविएशन रहेगा, और कितना रहेगा एंगल ऑफ डेविएशन इन टर्म्स ऑफ I एंड R. एंगल ऑफ डेविएशन कितना रहेगा. ओके, देखिए these two angles are opposite angle, this angle and this complete angle. So this and if this angle is I, this total angle is also I. So I minus R करने पर यहाँ का एंगल मुझे मिल जाएगा. So ये एंगल रहेगा I minus R. ओके, यहाँ पे जो स्लैब है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज म्यू है, एंड इसका थिकनेस कितना है, कैपिटल T है. थिकनेस कितना है, कैपिटल T. फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन हमें क्या करना है, ये शिफ्ट कितना आ जाएगा, हाउ मच विल बी दिस शिफ्ट, ये शिफ्ट हमें कैलकुलेट करना है. ओके, अभी इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए इस डायग्राम में ये डिस्टेंस हमें पता है, दिस डिस्टेंस. ओके, वी नो दिस डिस्टेंस. ये डिस्टेंस कितना है बताइए, हाउ मच इज दिस डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस. ओके, इसको नेमिंग करता हूं मैं. सपोज दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, this is point C and this point is suppose D. तो AB distance आप बता सकते हैं, AB distance will be equal to thickness of this slab. Okay, AB will be thickness of the slab. और ये right angle triangle है यहाँ पे. So from this right angle triangle we can calculate AC. AC पहले कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि AB पता है तो AC निकाल सकते हैं by using trigonometry, trigonometric functions. Trigonometric function यूज करके हम AC निकाल सकते हैं. एक बार AC मिल गया, AC मिल गया तो once again there is a one more right angle triangle. कौन सा, ADC या फिर DAC वाला ट्रायंगल. ओके, उसका एंगल भी पता है हमें I minus R. तो AC मिलने पर हम CD निकाल सकते हैं. AC निकालने पर CD निकाल सकते हैं ना. एंड CD क्या है यहाँ पे, लैटरल शिफ्ट है. CD क्या है, लैटरल शिफ्ट. ओके, तो स्टेप समझ में आया क्या, देखिए AB is known to us. From AB पहले AC निकालेंगे, एंड AC निकालने के बाद by using that another triangle हम CD निकालेंगे.
समझ में आ रहा है? ये जो मैंने अभी प्रोसेस बताया, स्टेप्स बताए, समझ में आ रहा है क्या? करेक्ट ना? पहले ए बी, उसके बाद ए सी, उसके बाद सी डी, एंड सी डी इज योर फाइनल आंसर। अभी देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी, ओके। अभी लैटरल शिफ्ट का अगर प्रॉब्लम एग्जाम में आता है, एक तो आपको ये लैटरल शिफ्ट का फाइनल हमारा जो फार्मूला आ जाएगा वो मगअप करना है, या फिर फार्मूला किसी वजह से अगर एग्जाम में आपको ध्यान में नहीं आता है, आप रिमेंबर नहीं कर पाते हैं, तो क्या करना है, ये प्रोसीजर यूज करना है। मतलब पहले AC निकालो, उसके बाद CD निकालो, बिकॉज AB इज नोन टू अस। इन ट्राइंगल ABC, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री ना, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल B 90 डिग्री है, यहाँ पे एंगल R है, तो AB से मुझे AC निकालना है फ्रॉम AB, क्योंकि AB नोन है ना थिकनेस। AB से मुझे AC निकालना है, तो साइन R यूज करना पड़ेगा, कॉस R यूज करना पड़ेगा कि tan R यूज करना पड़ेगा? बताइए मुझे, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करूं? AB पता है मुझे और AC निकालना है, और दोनों के बीच का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है, वो निकालना है। देखिए ना, साइन R क्या आता है, देखिए साइन ऑफ R आता है BC डिवाइडेड बाय AC, ये यूजफुल नहीं है हमें। कॉस R हमने लिया, कॉस R मतलब एडजेसेंट साइड AB हो जाएगा एंड हाइपोटेनियस AC हो जाएगा, तो कॉस का रिलेशन यूज करेंगे टू कैलकुलेट AC फ्रॉम AB। ओके, सो cos R इज इक्वल टू, cos R मतलब एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, करेक्ट है ना? ओके, सो देयरफॉर AC will be equal to AB divided by cos R, and AB is nothing but thickness of the glass slab that will be given in the question में ग्लास स्लैब का थिकनेस दिया जाता है, तभी हम लैटरल शिफ्ट निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, AB डिवाइडेड बाय cos R, that is T डिवाइडेड बाय cos R, ये मिल गया हमें AC। AC में कुछ डाउट है क्या, बोलिए? AC यहाँ पे cos R ही यूज करना पड़ेगा, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस। AB एडजेसेंट है, हाइपोटेनियस AC है। ओके, अभी AC अगर मुझे मिलता है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल मैं अभी देख सकता हूं, कौन सा? ADC राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे ये एंगल मुझे पता है I माइनस R, ये एंगल पता है I माइनस R, ये एंगल, एंड मुझे AC पता है, CD निकालना है। अभी कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करूं? कौन सा फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करना पड़ेगा? देखिए, ये एंगल पता है, AC पता है, CD मुझे निकालना है, मतलब हाइपोटेनियस पता है, अपोजिट साइड निकालना है। AC मतलब हाइपोटेनियस हो जाएगा ना, इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस AC हो जाएगा, तो हाइपोटेनियस पता है एंड एंगल का अपोजिट साइड निकालना है, तो कौन सा यूज करना पड़ेगा? साइन यूज करना पड़ेगा। ओके, सो इन ट्रायंगल ADC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड देयरफॉर यहाँ पे साइन ऑफ एंगल I माइनस R, ये एंगल यूज करूंगा, साइन ऑफ I माइनस R। यहाँ पे एंगल कितना है? I माइनस R है, so sin of I minus R is opposite side, that is CD divided by hypotenuse, that is AC। तो मुझे निकालना है CD, I want to calculate CD is the lateral shift। ओके, AC तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट किया है, देयरफॉर यहाँ पे CD का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? देखिए, CD will be equal to AC into sin of I minus R, AC into sin of I minus R, so CD will be equal to, AC कितना है? T by cos R है, T by cos R into sin of I minus R। ओके, या फिर इसको CD मतलब क्या है? लैटरल शिफ्ट है, तो लैटरल शिफ्ट का फाइनल फॉर्मूला हमारा आ जाएगा, लैटरल शिफ्ट इज इक्वल टू साइन ऑफ I minus R divided by cos
into thickness. Sin of I minus r divided by cos r into thickness. So this will be the formula for the lateral shift. Okay, इसको ध्यान में भी रख सकते हैं, sin by cos into t, sin by cos into t, लेकिन sin में कौन सा टर्म आ जाएगा, I minus r divided by cos r into thickness. So this will be the lateral shift. तो lateral shift निकालने के लिए I क्वेश्चन में दिया जाएगा, t दिया जाएगा एंड म्यू दिया जाएगा. तो पहली स्टेप क्या करनी पड़ेगी आपको, फ्रॉम I एंड म्यू बाय यूजिंग म्यू एंड I आपको पहले r निकालना पड़ेगा एंड r निकालने के बाद ही हम लैटरल शिफ्ट निकाल सकते हैं. ओके, समझ में आ रहा है? एनी डाउट इन दिस केस? लैटरल शिफ्ट की प्रॉब्लम में कुछ डाउट है क्या, बोलिए. ओके, लैटरल शिफ्ट का एक एग्जांपल ले लेंगे. ओके, लेकिन लैटरल शिफ्ट का डेरिवेशन किस तरह से आता है, देखिए ये डेरिवेशन आपको बोर्ड एग्जाम का जो टेस्ट या फिर थ्योरी एग्जाम का जो टेस्ट रहेगा उसमें नहीं रहेगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए किस तरह से लैटरल शिफ्ट आता है. तो लैटरल शिफ्ट का फॉर्मूला एक तो मगब कीजिए, या फिर फॉर्मूला कभी ध्यान नहीं आता है तो क्या करना है, ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना आना चाहिए. ओके, एंड इसमें सिंपली हमने क्या किया है, AB से AC निकाला है एंड AC से CD निकाला है. ये स्टेप्स भी फॉलो किया तो भी आप ठीक से निकाल सकते हैं. ओके, so this is the formula for lateral shift, sin I minus r divided by cos r into thickness. Okay, into thickness. हाँ, अभी देखिए डीसी पांडे में ये लैटरल शिफ्ट का एक प्रॉब्लम दिया है, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले और भी एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद लैटरल शिफ्ट का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. एग्जांपल 9.32 from DC Pandey. A small pin is fixed on a tabletop and viewed from above from a distance of 50 centimeter. यहाँ पे क्या दिया है देखिए, there is a table like this. This is the table and a small pin is fixed on this table like this. Small pin is fixed on this table and it is viewed from above. It is viewed from above like this. It is viewed from above from a distance of 50 centimeter. मतलब ऑब्जर्वर जो है फ्रॉम दिस पिन के टॉप से 50 सेंटीमीटर पर है, 50 सेंटीमीटर. By what distance would pin appears to be raised if it is viewed from the same point through a 15 centimeter thick glass slab? ओके, अभी यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे बीच में ग्लास स्लैब डाल दिया है. ग्लास स्लैब, इसका थिकनेस है 15 सेंटीमीटर. थिकनेस इज 15 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5. म्यू इज इक्वल टू 1.5. ठीक है. So by what distance would pin appears to be raised? तो ये पिन जो है as it is 50 सेंटीमीटर पर दिखाई देगी क्या इसको, ऑब्जर्वर को? अगर ग्लास स्लैब नहीं होता, ये ग्लास स्लैब बीच में नहीं होता तो 50 सेंटीमीटर पर दिखाई देता. अभी क्या हो जाएगा, ये पिन थोड़ा सा शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा. क्यों होता हुआ दिखाई देगा, देखिए क्योंकि consider two rays which are moving from the pin towards the observer. This is the first ray which is normal incidence. Normal incidence पर वो as it is travel करेगा. ठीक है, it will travel as it is. Second ray it will move like this, then it will bend towards normal, then it will bend away from normal, and this ray will appear to come from this point. ओके, तो ऑब्जर्वर को ये जो पिन पहले यहाँ पे था, अभी कहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा. सो कितने मतलब क्या हो जाएगा, ये पिन ऊपर रेज होता हुआ दिखाई देगा. देन बाय हाउ मच अमाउंट इट इज गोइंग टू रेज अपवर्ड, ये निकालना है. तो ये किसका प्रॉब्लम है बताइए,
the shift in the point of convergence or divergence due to the glass slab, वो पॉइंट हमने देखा था ना, उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे शिफ्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं बताइए। शिफ्ट इज इक्वल टू थिकनेस इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय म्यू। ओके, बाय यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन कैलकुलेट द शिफ्ट। तो ये पिन जो है 50 सेंटीमीटर पर अभी नहीं दिखाई देगी, 50 से कम पर दिखाई देगी, क्योंकि ये पिन थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। क्योंकि शिफ्टिंग कैसा होता है मैंने आपको बताया, शिफ्ट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द रेज। अगर डायरेक्शन ऊपर सॉरी अगर रेज ऊपर जा रहे हैं तो शिफ्ट क्या हो जाएगा, इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, शिफ्ट विल टेक प्लेस इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, शिफ्ट विल टेक प्लेस इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे ग्लास स्लैब का थिकनेस कितना है 15 इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 दिया गया है, 3/2, सो 15 इन ब्रैकेट 1 माइनस 2/3, सो 15 इन ब्रैकेट 1 माइनस 2/3 मतलब 1/3, so it will be equal to 5 centimeter. The shift will take place by 5 centimeter. तो ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर अभी दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या ऑब्जर्वर को कितने डिस्टेंस पर दिखाई देगा बताइए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जर्वर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा अभी, करेक्ट, हमने मिरर के लिए जैसे कैलकुलेट किया था वैसे ही हो जाएगा। ओके, सो 50 minus 5, so new object distance for the observer due to that glass slab will be 50 minus 5, that will be equal to 45. अभी यहाँ पे और भी एक क्वेश्चन है, ये जो शिफ्ट है 5 सेंटीमीटर, ये ग्लास स्लैब की पोजीशन पर डिपेंडेंट करता है क्या, मतलब ग्लास स्लैब मैं थोड़ा सा ऊपर रखता हूँ फिर थोड़ा सा नीचे रखता हूँ, उस पर ये शिफ्ट डिपेंडेंट होगा क्या, वो मुझे बताइए। नो, आंसर इज नो, करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे जो ड्यू टू ग्लास स्लैब कितने अमाउंट से ऊपर या फिर नीचे शिफ्ट होगा, ये उस ग्लास स्लैब की पोजीशन पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। ओके, लेकिन पोजीशन कहाँ पे होना चाहिए, ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट के बीच में ही होना चाहिए, बीच में कहीं पर भी रखो शिफ्ट उतने ही अमाउंट से हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट रिलेटेड टू द लैटरल शिफ्ट, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। Next problem is related to lateral shift. One problem is given, that is 9.33. A light ray is incident at an angle 45 degree with the normal to a 4 centimeter thick plate. Okay, this is a glass plate, इसका थिकनेस दिया गया है 4 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया गया है 45 डिग्री। Okay, a light ray is incident at an angle 45 degree with the normal to a 4 centimeter thick plate, refractive index दिया है mu is equal to 2, mu is equal to 2, find the shift in the path of the light as it emerges from the plate. shift in the path निकालना है, shift in the path मतलब ओरिजिनल पाथ इस तरह से रहेगा and final path will be like this. This is the final path due to that glass slab. तो shift in the path मतलब ये डिस्टेंस निकालना है, that is lateral shift हमें निकालना है। ओके, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें दिया गया है 45 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है 2, थिकनेस दिया गया है 4 सेंटीमीटर। ओके, एंड शिफ्ट का, लैटरल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या रहता है, साइन ऑफ I माइनस R डिवाइडेड बाय कॉस R इनटू थिकनेस, दिस इज द फार्मूला, करेक्ट है ना। ये फार्मूला ध्यान रखने का जरूरत है, अभी ध्यान में रखिए, या फिर ये सब कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो साइन ऑफ I माइनस R, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास है, थिकनेस है, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं है,
तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे इस पॉइंट पर क्या करूंगा मैं, स्नेल्स लॉ यूज करूंगा। μ1 sin थीटा 1 is equal to μ2 sin theta 2. Okay, I am going to use this formula. μ1 sin theta 1 is equal to μ2 sin theta 2. तो यहाँ पे μ1 मतलब यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, साइन ऑफ एंगल कितना है 45. ओके, यहाँ पे जो मीडियम है वो एयर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 एंड उस मीडियम का एंगल कितना है 45 इज इक्वल टू, ओके, रे अंदर आने पर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2 है एंड यहाँ पे एंगल कितना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r, वो हमें निकालना है। तो sin 45 is equal to 2 times sin r. Sin 45 is 1 by root 2 is equal to 2 sin r हो जाएगा। Okay, so sin r will be equal to sin r will be equal to 1 divided by 2 root 2 sin r. Okay, sin r का वैल्यू कितना आता है 1 divided by 2 root 2। तो इसका कैलकुलेशन करके हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अभी हमें निकालना पड़ेगा। सो दिस कैन बी डन बाय यूजिंग कैलकुलेटर और लॉग टेबल। लॉग टेबल या फिर कैलकुलेटर यूज करके इसको हम निकाल सकते हैं। ओके, अभी देखिए साइन r इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट 1 बाय रूट 2 का वैल्यू भी आप ध्यान में रख सकते हैं, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 का वैल्यू 0.7072 रहता है, डिवाइडेड बाय 2, ये वैल्यू हमेशा ध्यान में रखिए। रूट 2 का वैल्यू रहता है 1.414, दिस इज टू बी ऑलवेज रिमेंबर्ड, एंड 1 बाय रूट 2 का वैल्यू रहता है 0.7072 रहता है, 0.7072। ओके, तो यहाँ पे अभी साइन r का वैल्यू 2 से डिवाइड करने पर 0.3536 आ जाएगा एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी साइन इनवर्स ऑफ 0.3536। ओके, साइन इनवर्स ऑफ 0.3536। जनरली आपको नीट एग्जाम में या फिर मेंस एग्जाम में जनरली वैल्यू ऐसा दिया जाएगा जिसका आप साइन कॉस इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑड फिगर्स है, जनरली ऐसा नहीं रहता है। ओके, नहीं तो आपको इसका लॉग टेबल इसके लिए देना पड़ेगा कंपल्सरी। साइन इनवर्स ऑफ 0.3536, सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आता है 20.71, 20.71। So this is the angle of refraction. Angle of refraction. Okay? करेक्ट है ना? ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ओके, उसके बाद अभी शिफ्ट का डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे, लैटरल शिफ्ट का फॉर्मूला डायरेक्टली। lateral shift will be equal to sin of I minus r divided by cos r into thickness। तो sin of I minus r, I कितना है 45 है ना, 45 minus 20.71। ओके, तो 1 minus 71 मतलब 29 and 45 minus 20 मतलब 25, so 24.29 divided by cos of 20.71 into thickness कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो ये कैलकुलेशन फिर एक बार लॉग टेबल से ही करना पड़ेगा। साइन ऑफ 24.29 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 20.71 into 4। साइन ऑफ 24.29 divided by cos of
20.71 into 4. So it is coming to be 1.759. 1.759 centimeter. Okay, so this will be the lateral shift. 1.759. ओके, इतना lateral shift आता है. Okay, so in this way lateral shift का कैलकुलेशन आ जाएगा. So lateral shift कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालने के बाद lateral shift का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. lateral shift का फॉर्मूला क्या है? that is sin of I minus r divided by cos r into thickness. Okay, by using this formula you can calculate. So sin of I minus मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आता है 20.71. 20.71. तो sin of I minus r आता है 45 minus 20.71, that is 24.29. Okay, and cos of r that is 20.71. Okay, and ये कैलकुलेशन करने पर 1.759 सेंटीमीटर will be the answer. समझ में आया क्या? देखिए, this will be the lateral shift in this problem. तो lateral shift का जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे बहुत सारा कैलकुलेशन हमें करना पड़ता है. ओके, तो यहाँ पे मोस्टली ऐसा भी हो सकता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डायरेक्टली आपके लिए दिया जाएगा, एंड lateral shift आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, so this is the problem of lateral shift. ओके, थोड़ा एक बार देख लीजिए ये प्रॉब्लम. तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम अभी स्टडी करने जा रहे हैं, दैट कंसेप्ट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ओके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का अभी हम कंसेप्ट देखेंगे. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ओके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे n है. ओके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो किसका केस है? रिफ्लेक्शन का केस है या फिर रिफ्रैक्शन का केस है? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ रिफ्रैक्शन. ये रिफ्रैक्शन का स्पेशल केस है. अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? देखिए, सपोज वंस अगेन दिस इज अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस. यहाँ पे एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है. इस सरफेस के ऊपर रेयर मीडियम है एंड नीचे डेंसर मीडियम है. ओके, अबव देयर इज अ रेयर मीडियम, नीचे क्या कौन सा है? डेंसर मीडियम है. एंड सपोज हियर देयर इज अ पॉइंट सोर्स. दिस इज अ सोर्स ऑफ लाइट, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट. ठीक है, सो दिस इज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट. तो यहां से सोर्स से निकलने वाले डिफरेंट रेज को हम अभी देखेंगे. ओके, डिफरेंट रेज. So first ray which is emitted by the source which is normally incident on this refracting surface. ये क्या है? refracting surface. refracting surface मतलब क्या होता है? The surface which separates two transparent medium. The surface which separate two transparent medium, that is called as refracting surface. Okay, तो ये रे कहां पे बेंड होगा या फिर एज इट इज जाएगा? बताइए. फर्स्ट रे नॉर्मल इंसिडेंट, so this ray will travel as it is without any change in direction, क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस में डायरेक्शन चेंज नहीं होता, इट इज गोइंग एज इट इज. यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? बताइए. फॉर दिस फर्स्ट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? नॉर्मल इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा 0 होता है, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट नॉर्मल मतलब 90 डिग्री बताते हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस धीरे धीरे हम बढ़ाने वाले हैं. पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस में क्या करता हूं? 30 डिग्री करता हूं. 30 डिग्री. सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा बढ़ाया मैंने, एंगल ऑफ इंसिडेंस हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 to 30. नाउ the ray is going
going from denser medium to rarer medium at this point. Okay, so how it is going to bend? Tell me whether it is going to bend towards normal or away from normal. It is going to bend away from normal like this, because it is moving from denser medium to the rarer medium. Okay, it is moving from denser to rarer, so it will bend away from normal. तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा रहेगा. फिर एक बार एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता हूं मैं अभी. यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ गया ना. सो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, धीरे धीरे एंगल ऑफ इंसिडेंस from the denser medium to rarer medium, angle of incidence slowly it is increasing. So angle of as angle of incidence is increasing, angle of refraction will also increase. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेजुअली बढ़ जाएगा. अभी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, बताइए. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? उससे ज्यादा नहीं हो सकता. 90 डिग्री, करेक्ट. ओके, तो यहाँ पे अभी देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे मैं बढ़ाऊंगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी धीरे 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 बढ़ता जाएगा एंड फाइनली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बिकम 90 डिग्री. द रे विल ट्रैवल अलोंग द सरफेस. जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा मतलब ये रिफ्रैक्टेड रे धीरे 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 नीचे आ जाएगा एंड फाइनली ये रिफ्रैक्टेड रे कैसा जाएगा, अलोंग द सरफेस जाएगा. मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे कितना हो गया, दिस इज नॉर्मल, this is refracted ray and therefore angle of refraction finally 90 degree हो जाएगा. Okay, angle of refraction will become 90 degree. समझ में आ रहा है ना. इससे ज्यादा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं बढ़ सकता. अभी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा ना, क्योंकि डेंसर मीडियम में एंगल कम रहता है, रेरर मीडियम में एंगल ज्यादा रहता है. ये मैंने पहले आपको कांसेप्ट बताया. डेंसर मीडियम में एंगल कम रहता है, रेरर मीडियम में एंगल ज्यादा रहता है. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर 90 है तो यहाँ पे ये 90 से अभी भी कम है. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 90 से अभी भी कम है. तो अभी मैं और थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता हूं. ओके, यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे ज्यादा होगा. ओके, इन न्यू केस एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी मोर देन प्रीवियस केस. तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी बढ़ गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलरेडी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गया है. तो अभी क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा नहीं, यहाँ पे रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 90 डिग्री से ज्यादा तो रिफ्रैक्शन नहीं हो सकता. ओके, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा. मतलब एज इट यहाँ पे मिरर रखा है, एक्चुअली वहां पे मिरर नहीं है लेकिन वहां पे मिरर रखा है इस तरह से. अगर मिरर रखा है इस तरह से एज्यूम करके जो रिफ्लेक्शन होता है ना, उसी तरह से यहाँ पे रिफ्लेक्शन होना चालू होता है. ओके, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा एंड ये जो केस है ना, इसको मैं बोलूंगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ओके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब ये कंसेप्ट थोड़ा सा समझ में आ रहा है क्या. देखिए, suppose a source of light is placed in a denser medium and rays are moving from denser to the rarer medium. यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने धीरे 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 बढ़ाया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाता है. फाइनली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है, 90 डिग्री फाइनली हो जाएगा. ओके, उससे आगे अभी थोड़ा सा मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो रिफ्रैक्शन की बजाय वहां पे रिफ्लेक्शन स्टार्ट होना चालू हो जाएगा, रिफ्लेक्शन. ओके, एंड वहां पे रिफ्लेक्शन होता है. Okay, therefore there is a word reflection, that is total internal reflection. यहाँ पे total word क्यों है, अभी देखिए total word, क्योंकि ये जो रिफ्लेक्शन है ऐसा रिफ्लेक्शन है कि जिसमें 100% लाइट रिफ्लेक्ट होता है. 100% लाइट रिफ्लेक्ट होता है. ओके, सपोज इस पर एक एमसीक्यू भी आ सकता है. एमसीक्यू कैसा आ सकता है, देखिए हमने एक बाय यूजिंग मिरर हमने एक इमेज फॉर्म किया एंड बाय यूजिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आल्सो इमेज फॉर्म किया. क्योंकि मिरर से जैसे इमेज बनता है वैसे ही यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन हो रहा है तो यहाँ पे भी इमेज बनेगा. तो ऑर्डिनरी रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनता है, ऑर्डिनरी रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनता है एंड TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को शॉर्ट में TIR बोलते हैं, एंड TIR से जो रिफ्लेक्शन बनता है, इन दोनों के जो इमेजेस बनेगी
उसमें डिफरेंस क्या रहेगा? व्हाट विल बी द डिफरेंस? क्या आप बता सकते हैं? इमेज फॉर्म्ड बाय ऑर्डिनरी रिफ्लेक्शन एंड इमेज फॉर्म्ड बाय TIR, व्हाट विल बी डिफरेंस इन दिस टू इमेजेस? ओके, डिफरेंस रहेगा ब्राइटनेस में, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। डिफरेंस, ये भी रिफ्लेक्शन है, वो भी रिफ्लेक्शन है, लेकिन यहाँ पे ब्राइटनेस में डिफरेंस होता है। ब्राइटनेस में डिफरेंस क्यों होता है? देखिए, क्योंकि ऑर्डिनरी रिफ्लेक्शन में अगर 100% का लाइट इंसिडेंट होता है तो यहाँ पे कुछ लाइट एब्सॉर्ब होती है, एंड फॉर एग्जांपल 90 to 95% रिफ्लेक्शन होता है, तो यहाँ पे 90% लाइट की वजह से ही मतलब इमेज फॉर्म हो जाएगा ऑर्डिनरी रिफ्लेक्शन में, तो यहाँ पे ब्राइटनेस थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 100% लाइट इंसिडेंट होते हैं तो 100% रिफ्लेक्ट होती है, एंड इसीलिए यहाँ पे टोटल वर्ड है, टोटल वर्ड है। सो ऑर्डिनरी रिफ्लेक्शन से फॉर्म होने वाली इमेज एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से फॉर्म होने वाली इमेज, इसमें से ब्राइटर इमेज हमेशा कौन सी रहती है? दैट इज फॉर्म बाय TIR। TIR से फॉर्म होने वाली इमेज हमेशा ब्राइटर रहती है, बिकॉज 100% लाइट इज रिफ्लेक्टेड, नो लाइट इज एट ऑल एब्सॉर्ब्ड देयर, ओके, एंड देयरफॉर देयर इज अ वर्ड टोटल। एंड इंटरनल वर्ड क्यों है यहाँ पे? क्योंकि जिस मीडियम से लाइट ट्रेवल कर रहा है उसी मीडियम में, मतलब डेंसर मीडियम में ही वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए उसको इंटरनल बोलते हैं। ओके, हाँ, अभी TIR होने के लिए कंडीशंस क्या है? ओके, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? पहली चीज देखिए यहाँ पे, यहाँ पे एक चीज आपको दिखी होगी, यहाँ पे कौन सी चीज? द रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। TIR होने के लिए ये फर्स्ट कंडीशन है, ओके। TIR टेक्स प्लेस ओनली व्हेन रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। रेयर से डेंसर जाते वक्त TIR कभी भी नहीं होता, ओके। TIR टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होना चाहिए एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए, तभी TIR हो सकता है ना, नहीं तो नहीं हो सकता। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होना चाहिए मतलब इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम में ही होना चाहिए, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम में होना चाहिए, करेक्ट है ना मैं जो बता रहा हूं? एंड देयरफॉर TIR का फर्स्ट कंडीशन है द रे शुड बी ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, एंड सेकंड कंडीशन इज दैट, अभी देखिए यहाँ और यहाँ पे, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे TIR होता है क्या? यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, ऑर्डिनरी रिफ्रैक्शन, रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू अनदर मीडियम, ओके। ओनली यहाँ पे TIR हो रहा है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए? एक सर्टेन एंगल से ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे जो एंगल है ना, इस एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होना चाहिए, तभी TIR हो सकता है। अब यहाँ पे जो एंगल है ना, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ओके, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट देखेंगे, क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल, ओके। अभी क्रिटिकल एंगल क्या है देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम है ना, फॉर व्हिच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री। जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा, तब यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा ना, उसको क्या बोलेंगे हम? क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन समझ में आ गया क्या? देखिए, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा, तब जो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसको बोलूंगा मैं क्रिटिकल एंगल, ओके। तो यहाँ पे जस्ट TIR है, जस्ट TIR, इसको कंप्लीट TIR नहीं बोल सकते, यहाँ पे एक्चुअली TIR हो गया है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे TIR हो रहा है, तो यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तभी TIR हो सकता है। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन देखिए क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम। क्रिटिकल एंगल मतलब क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इन, इसको C से डिनोट करते हैं, C या फिर IC, या फिर IC से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर व्हिच
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन rarer medium, angle of refraction in the rarer medium is 90 degree. Angle of refraction in rarer medium is 90 degree, is called as critical angle, is called as critical angle. Definition समझ में आया क्या? देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, क्रिटिकल एंगल मतलब कौन सा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम है। ओके, कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बन जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होना चाहिए। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होने के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में रहेगा उसको बोलेंगे हम क्रिटिकल एंगल, दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। एनी डाउट इन दिस केस? कुछ डाउट है क्या? बोलिए। क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला भी निकालेंगे हम, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला निकालेंगे। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला कैसे आ जाएगा? देखिए, ये जो क्रिटिकल एंगल का डायग्राम है वो किस तरह से रहेगा? देखिए, यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे सोर्स है, रे इज ट्रैवलिंग लाइक दिस फ्रॉम डेंसर टू द रेयर मीडियम। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू डी है। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू आर है सपोज। फिर म्यू डी इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम, म्यू आर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयर मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू आईसी रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए आईसी यूज करता हूं, आईसी, एंगल ऑफ इंसिडेंस जब आईसी रहेगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। द रे विल ट्रैवल लाइक दिस। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में क्या रहता है? तो यहाँ पे नीचे डेंसर मीडियम है, ऊपर रेयर मीडियम है, रेज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू द रेयर मीडियम। एंगल ऑफ इंसिडेंस जब क्रिटिकल एंगल जितना रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री रहेगा। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ यूज करूंगा। अभी देखिए, बाय स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा? बाय स्नेल्स लॉ μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2। तो अभी पहले नीचे वाला मीडियम लीजिए, नीचे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू डी है। टेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी, करेक्ट। नीचे वाले मीडियम में एंगल कितना है? साइन ऑफ आईसी, ओके, साइन ऑफ आईसी। अभी ऊपर वाला मीडियम लीजिए, ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू आर है, ओके, म्यू आर है। और ऊपर वाले मीडियम में एंगल कितना है? 90 डिग्री है, करेक्ट, 90 डिग्री। एंड देयरफॉर यहाँ पे sin 90 will be equal to 1 ना, so sin of critical angle will be equal to mu r divided by mu d. Sin of critical angle will be equal to mu r divided by mu d. Okay, so by using this formula we can calculate critical angle, या फिर IC को ऐसा भी बोल सकते हैं sin inverse of mu r by mu d, ठीक है, mu r by mu d। अभी यहाँ पे देखिए, अगर डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है एंड रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, मतलब एक साइड को अगर एयर है, एक साइड को एयर है एंड दूसरे साइड को डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो ये फार्मूला ऐसा भी आ सकता है, sin IC is equal to रेयर मीडियम का 1, डेंसर मीडियम का म्यू, sin IC is equal to 1 by म्यू, ऐसा भी फार्मूला आ सकता है। sin IC is equal to 1 by म्यू कब आ जाएगा? एक साइड को एयर होना चाहिए, दूसरे साइड को डेंसर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होना चाहिए। अगर एक साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर है, दूसरे साइड का म्यू डी है, तो क्रिटिकल एंगल का फार्मूला क्या रहेगा? sin IC is equal to म्यू आर by म्यू डी। ओके, सो बाय यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन कैलकुलेट क्रिटिकल एंगल। ओके, मतलब PIR होने के लिए कितना एंगल चाहिए कि वो एंगल हम निकाल सकते हैं।
एंड जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इस एंगल से ज्यादा हो जाएगा, इस एंगल से ज्यादा हो जाएगा, तभी क्या होता है, वो रे जो है ऊपर जाने वाला रे ट्रांसपेरेंट मीडियम है, फिर भी दूसरे मीडियम में नहीं जाता, वो उसी मीडियम में क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, अभी ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन एंड उसके एप्लीकेशंस, ये क्या करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे। ठीक है, एनी डाउट इन दिस केस? कुछ डाउट है क्या, बोलिए। Okay students, so this is all for today's session of the physics. नेक्स्ट लेक्चर को TIR के बारे में और थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे। ओके, so this is all for today's lecture of physics and I'm going to end this lecture now. So have a nice day, take care, bye.